क्या होता है एक्लेम्सिया। जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, अगर उसे रोकते रोकते भी वो ना रुकी, इन केस ऑफ द MgSO4 हमने चलाया सीवियर प्री एक्लेम्सिया को रोकने के लिए, नहीं रुक पाया, और उन्हीं बीपी हाई, प्रोटीन यूरिया और एडिमा जितने सिम्टम्स थे, हेल्थ सिंड्रोम था, उनके साथ साथ में अब क्या आने लगा है, सीजर्स भी आने लगे। वो केस क्या कहलाता है, the all over the symptoms of preeclampsia with the fits, convulsions, seizures is known as एक्लेम्सिया। मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए इंसिडेंस तो एंटीपार्टम कंडीशंस में 50% देखने को मिलता है, जबकि इंट्रापार्टम में लगभग 30% होता है, जबकि पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद में भी सीजर्स आते हैं, पीपीएच की वजह से आते हैं। पढ़ा है ना हमने, पोस्टपार्टम एक्लेम्प्टिक फिट्स वो लगभग 20% देखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अगर एक्लेम्प्टिक फिट्स देखने को मिलेगा तो कब देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग, अगर इसके कोज की बात की जाए तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बीपी हाई हो रहा था, और बीपी हाई होने की वजह से पूरी बॉडी की जो वेसल्स थी वो बिल्कुल कैसी हो रही थी, नैरो हो रही थी। क्लियर है। अगर पूरी बॉडी की वेसल्स नैरो हो रही है तो सर इसके अंदर, पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर तो हाई हो रहा था, लेकिन ब्लड वॉल्यूम, बीपी हाई में वॉल्यूम क्या थी, लो थी। अगर ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा। इसलिए जब ब्रेन है, ब्रेन के सेरेब्रल की बात की जाए, ब्रेन के टिश्यूज की बात की जाए, तो इन ब्लड और ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। अगर ब्रेन टिश्यूज को ऑक्सीजन, सेरेब्रल के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सर वहां क्या होगा, अनोक्सिया। क्या होगा, अनोक्सिया देखने को मिलेगा, और हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इरेगुलर बीटिंग्स देखने को मिलेगी, या जो नर्व कंडक्शन है वो इरेगुलर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्रेन के फंक्शन डिसफंक्शन होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सीजर्स। क्या देखने को मिलते हैं, सीजर। अगर ये कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और प्री एक्लेम्सिया के साथ में आ रहे हैं तो फिर इसे हम डिजीज को क्या बोल दिया। और या ओनली प्रेगनेंसी है और उसमें प्री एक्लेम्सिया, बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पेशेंट में ओनली फॉर दी क्या आ रहे हैं, सीजर्स आ, ना उसमें बीपी हाई है, ना उसमें प्रोटीन यूरिया, ना उसमें एडिमा, दैट इज हम बोल सकते हैं सीजर्स इन प्रेगनेंसी। नॉर्मली क्या बोलेंगे, इस केस के अंदर सीजर्स इन द प्रेगनेंसी वाले केस में हम जो दवा चलाते हैं वो फिनोबार्बिटॉन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, बार्बिटॉन। लेकिन सर एक्लेम्सिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो MgSO4 होती है, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में सीजर्स आना अलग है और प्री एक्लेम्सिया की वजह से सीजर्स आना अलग होता है। इसलिए इसका ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4 है, जबकि उसका ड्रग ऑफ चॉइस फिनोबार्बिटॉल है। फिनोबार्बिटॉल। क्लियर है सभी का। सर क्या सिम्टम्स आएंगे, पूरे वही सिम्टम्स आएंगे, उन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड होगा, ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्री एक्लेम्सिया विद द फिट्स। फिट्स के अंदर एक ओरा स्टेज आएगी जिसे प्री मॉनिटरिंग स्टेज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे सीजर्स का लेवल बढ़ेगा, टॉनिक स्टेज होगी, फिर क्लॉनिक स्टेज होगी, और लास्ट में जाकर के किस में कन्वर्ट हो सकता है, कोमा स्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। सर मैनेजमेंट क्या करें, उसे रोकने के लिए हम MgSO4 देते हैं। देखो MgSO4 प्रेगनेंसी में दो काम करती है, एक तो फीड्स सीजर्स ना आए उसके लिए भी दिया जाता है, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, और रोकते रोकते हो आ चुके हैं तो फिर उसके लिए किसी लिए दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब प्रोफाइलेटिक डोज भी होगी और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी। इसलिए सीवियर प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सर ये किस में कन्वर्ट ना हो जाए, एक्लेम्सिया में कन्वर्ट। और एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस इसलिए कि रोकते रोकते नहीं रुक रहा, इसलिए यहाँ डोज ज्यादा दी जाएगी फिर यहाँ पे, इसलिए इसे ट्रीट किया जाएगा। और अनदर जितने भी फिट्स की मेडिसिन है, वो डाइजिपाम वगैरह हुआ, फिनेडोन सोडियम हुआ, थियोपेंटोन बाइटबिटॉर्स हुआ, जितने भी मेडिसिन है वो सारी दी जाती है। लेकिन स्पेशली प्रेगनेंसी में कौन सा दिया जाएगा, MgS। किसी को कोई दिक्कत, सर कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, सीजर्स ज्यादा आ रहे हैं पेशेंट के अंदर तो आगे जाके सीजर्स की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। अगर सीजर्स बहुत ज्यादा है और आपने अगर डिलीवरी करवानी है और पेशेंट की अगर स्थिति में पेशेंट में नहीं है तो फिर भी 6 to 8 आवर्स में हमें क्या करना होगा, डिलीवर करना होगा। और इसमें भी मोड ऑफ द डिलीवरी वेजाइनल होती है, मोड ऑफ डिलीवरी वेजाइनल।
लेकिन अगर पेशेंट या फिर माँ या फिर बच्चे की स्थिति बहुत ज्यादा ही सीरियस है, डेंजरस कंडीशन है, फीटल डिस्ट्रेस होता जा रहा है, तो वेजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबिलिटीज में नहीं है तो हम क्या करवा सकते हैं, सेकंड चॉइस सी सेक्शन। लेकिन फर्स्ट चॉइस इसमें भी क्या माना गया है, वेजाइनल डिलीवरी ही रखी जाती है, जबकि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, पोस्ट एक्लेम्प्टिक फिट्स आ सकते हैं और हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, पीपीएच देखने को मिल सकता है, डीआईसी देखने को मिल सकता है, बच्चे की या फिर माँ की किसी की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। जैसे कि कल वाली जो मूवी बताई मैंने, कौन सी, चोरी चोरी चुपके चुपके, दैट इज, जिसके अंदर रानी मुखर्जी को बचाने के लिए प्रीति जिंटा को बचाने के लिए रानी मुखर्जी ने क्या कहा था कि बच्चा बचे ना बचे लेकिन किसको बचाए, इसलिए माँ या फिर बच्चे की मौत होने के चांसेस इसमें होता है। चले नोट करो इस, नोट कीजिए एक्लेम्सिया। सीजर्स, सीजर्स और कन्वर्जेंस, सीजर्स और कन्वर्जेंस विथ प्री-एक्लेम्सिया is known as इंसिडेंस। नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीपार्टम में एक्लेम्सिया देखने को मिलता है 50%, इंट्रापार्टम में एक्लेम्सिया देखने को मिलेगा 30%, जबकि पोस्टपार्टम केसेस में देखने को मिलेगा 20%। इसलिए पूछा जाए कि एक्लेम्प्टिक फिट्स कब ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंटीपार्टम। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो पोस्टपार्टम एक्लेम्प्टिक फिट्स होती है वो कितने परसेंट देखने को मिलते हैं, वो भी 20% देखने को मिलेगा। फिर पूछा जाए कुछ ऐसा होता क्यों है, नोट करो, ड्यू टू cerebral anorexia। cerebral autosaturation, या तो सेरेब्रल में एडिमा कंडीशन की वजह से, एडिमा की वजह से हाइपोक्सिया होगा, अनोक्सिया होगा, या फिर पेशेंट में किसी भी कारण से क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होती जा रही है, तो उसकी वजह से भी जनरली प्रेगनेंसी के अंदर भी सीजर्स आ सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम मिलेगा सेरेब्रल के टिश्यूज को, तो उनके अंदर क्या होंगे, फिट्स देखने को मिलेंगे। या बोल सकते हैं सेरेब्रल हाइपोक्सिया।
सिम्टम्स में नोट करो, ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया। विद कन्वर्जेंस। स्टेजेज ऑफ कौन कौन सी स्टेजेस देखने को मिलती है? जैसे कि फर्स्ट वन नोट करो, इसमें पढ़ा होगा आपने मेडिकल सर्जिकल में, और या फिर इसी को बोलते हैं प्री मॉनिटरिंग स्टेज। एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर पेशेंट कॉन्शियस रहता है। जो ओरा स्टेज होती है उसका ड्यूरेशन कन्वर्जेंस का लगभग देखने को मिलता है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक ये फिट्स आते हैं, फिर अपने आप क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। पेशेंट इज कॉन्शियस। जबकि सेकंड वन यहां से फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड वन इज टॉनिक स्टेज। द वर्ड टॉनिक इज टॉन। अगर यूट्रस में टॉन नहीं आ रही तो वो क्या कहला रहा था? और अगर यहाँ न्यूरॉन में टॉन, मसल्स में टॉन आ गई, टॉनिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। समझ पा रहे हो? इसमें क्या होंगे? अगर आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है तो आराम से निकाल लोगे रेशनल। इसका मतलब टोन ज्यादा आ गई तो अगर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होगा, सुने, अगर मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जैसे कि जो टंग है वो भी मसल है, अगर वहां कॉन्ट्रेक्शन, माउथ में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो टंग अगर बीच में आ गई तो द रिस्क ऑफ द टंग। अगर डायफ्राम भी मसल है, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो रुक गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इसलिए पेशेंट इसमें कॉन्शियस तो रहता है और ये भी 30 सेकंड की होती है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ी सी स्थिति क्या होती है, डेंजरस वाली स्थिति होती है। इसका भी समय क्या नोट करोगे? इसमें भी पेशेंट क्या रहता है, all muscles are contracted in this stage. All muscles are contracted in this. इसकी वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ टंग और रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट दुनिया छोड़ करके जा चुकी, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, दैट इज। फिर कुछ समय के बाद अगर रियलिटी में कहीं काम किया होगा, देखा होगा, इसका मतलब इस स्थिति में एक बार ऐसा लगता है कि पेशेंट, बोलते हैं ना, मरा हुआ इंसान वापस लौट आया, उसके शरीर में आत्मा आ गई। कौन सी स्टेज है वो?
टॉनिक वाली स्टेज, इसलिए इसका समय पूरा होना है, इसलिए डू नॉट डिस्टर्ब। इसे डिस्टर्ब करोगे ना तो क्या हो सकता है, टंग। मेडिकल सर्जरी में पढ़ाया जाता है कि टंग को बाइट होने से बचाने के लिए क्या अप्लाई किया जाता है, गुडेल एयरवे लगाए जाते हैं, गुडेल्स एयरवे आते हैं वो लगाए जाते हैं, या ओरोफेरिंक्स के एयरवेज आते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं जिससे, लेकिन इस समय नहीं, ड्यूरिंग नहीं, कॉन्ट्रेक्शंस या ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं कि उसके अंदर स्टेज आ गई और उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें तो मसल्स बिल्कुल क्या हो रही है, रिजिट हो रही है। फिर थर्ड वन नोट कीजिए, क्लोनिक स्टेज, इसका समय लिखो सामने 1 to 4 मिनट, इसका समय थोड़ा लंबा। ऐसा एपिलेप्सी का या स्टेज जिसके अंदर पूरी बॉडी ऐठन हो जाती है, यस, पूरी बॉडी टेंडरनेस हो जाती, खिंच जाती है, ऐसा हो जाता है ना बॉडी का कई बार। हाँ, अरे कि रुक जा, कहां जा रहा है, कि नहीं रुकने वाला, यस और नो, द ऑल स्केलेटल मसल्स इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसमें मिर्गी का दौरा आता है, जिसके अंदर एपिलेप्सी होता है, जिसके अंदर मैं कहूँ एक्लेम्प्टिक फिट्स आते हैं, एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता और एक अलग ही स्टेचू टाइप का शरीर बन जाता है और बहुत अकड़ा हुआ शरीर होता है, यार इसका वो कौन सी होगी, all skeletal muscles are contracted and relaxed. इसमें भी कॉन्शियसनेस बना रहता है, पेशेंट कॉन्शियस। The final is इसका समय निर्धारित नहीं है, फ्रॉम मिनट टू हाफ, कितने भी समय तक कोमा में रह सकता है पेशेंट, मिनट टू पेशेंट इज अनकॉन्शियस। डायग्नोसिस क्या करोगे इसमें, ब्लड प्रेशर, इसमें भी बीपी कितने से ज्यादा आएगा, अगर रिफ्लेक्स की स्टडी करेंगे तो रिफ्लेक्स का लेवल क्या आएगा, ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्स, यहाँ रिफ्लेक्स से करते हैं ना, इसमें नीज रख रिफ्लेक्स, इसका ग्रेडिंग का लेवल होगा 4+, कैसा लेवल आएगा 4+, कल वाले में तो +1 +2 +3 था, इसकी ग्रेडिंग कैसी है 1 + 2 + 3 + 4+, अभी पढ़ेंगे, अभी जब मेडिसिन पढ़ेंगे तो इसमें इसका मतलब होता हाइपरटोनिक
सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की जो ग्रेडिंग होती है रिफ्लेक्सिव सेम होती है, याद रखिए। कितना होता है ग्रेडिंग ऑफ द रिफ्लेक्स? अगर सर कैसे किया जाता है, ये देखो, ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्स को करने के लिए पेशेंट की बॉडी के अंदर जो ये जो आपका नी वाला केप होता है, यहाँ हैमर से मारा जाता है, और हैमर से मारने के बाद में अगर पेशेंट में सेंसेशन पूछे जाते हैं, यहाँ जो सप्लाई हो रही है वो दैट इज द फीमोरल नर्व है, दैट इज फीमोरल नर्व फंक्शनली है कि नहीं है, फंक्शन कर पा रही है कि नहीं, सेंसेशन दे पा रही है कि। जब यहां मारा जाएगा तो सेंसेशन यहां से कहां जाएगा, पीछे की तरफ, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल L3 L4 के लेवल से कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशन का लेवल बहुत ज्यादा है तो टच करते ही सेंसेशन मिलेगा, और अगर MgSO4 का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिस केस में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है उसमें कंडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है, और कंडक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब हमें उस कैल्शियम के लेवल को क्या करना होगा, सीजर्स आने का कारण होता है सोडियम कैल्शियम चैनल में डिस्टरबेंस होने की वजह से। अगर कैल्शियम सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, या सोडियम या कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा है, तो न्यूरॉन की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा हो। तो कैल्शियम का एंटीडोट क्या है, मैग्नीशियम। कैल्शियम धीरे धीरे कम होगा तो मैग्नीशियम बढ़ेगा, जब तो कम होगा। लेकिन सर मैग्नीशियम क्यों दिया जा रहा है, कंट्रैक्शंस को कम करने के लिए। अगर लेकिन आपने मैग्नीशियम बहुत ज्यादा दे दिया तो कंट्रैक्शन पूरी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए इस केस में बहुत ज्यादा टोन आ रही है, यस, इस केस में हम कौन सी दवा देंगे इसको कम करने के लिए, MgSO4 देते टोन कम। लेकिन दवा की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी और बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन। अरे हम देना चाह रहे कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि पूरे कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर दो। अगर कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल ही नहीं आएंगे, सेंसेशन बिल्कुल ही नहीं आएंगे, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है नी जर्क रिफ्लेक्स का एब्सेंट हो जाना। यहां मारने के बाद में भी पेशेंट की बॉडी में कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बॉडी में। अगर यहाँ, इसलिए MgSO4 की जो टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर सेंसेशन कम होते हैं, इसलिए वो सेंसेशन कम करने के लिए इस केस में एक्लेम्सिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, इंपल्स का कंडक्शन ज्यादा आ रहा है, इसलिए उस इंपल्स में एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स के बीच में ट्रेवलिंग होती है, इसको ब्लॉक करना होगा। इसलिए ऐसी दवा दो जिसकी वजह से इसकी इंफॉर्मेशन किसको ना मिले भाई, इसकी इंफॉर्मेशन इसको ना मिले। जब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसका मतलब है कि इसको बताने का मतलब है कि उसके पास तो डायरेक्टली बात जानी है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक ऐसी प्रोसेस से ऐसा इंसान डालना पड़ेगा जो दोनों को अलग अलग तरीके से क्या करे, कान भरे। वो तेरे लिए ये कह रही थी, अच्छा, उसको अपोजिट तेरे लिए वो ये कह रही थी, और उन दोनों को कभी मिलने ही नहीं दिया जा रहा, और धीरे धीरे ये कह रही थी, वो कह रही थी, ये कह रही थी, वो कह रही थी, ये कह रही, वो जैसा उसने सुना, अच्छा, जब भी कभी कभी वो ऐसे हरकतें करती है, आज समझ में, तूने सही कहा, यस, अब उसने कंसेप्ट बना लिया और उससे उसने बात की नहीं की, इसलिए धीरे धीरे वो उससे क्या होने लगी है पास में, लेकिन मन ही मन में क्या होने लगी है। इसलिए कानों के कच्चे जो लोग होते हैं उनके परिवार अक्सर इसी कारण से बिगड़ते हैं। हाँ, जब तक खुद के कान से, कई बार खुद के कान से सुनी हुई बात भी झूठ साबित होती है, बिकॉज ऑफ अगला कहना क्या चाह रहा था और आपने समझ लिया क्या, तो सुनने पे भी क्या हो गया यार, आपने क्या समझा कि मैंने तो ये समझा था, 5 साल बाद में बात चली कभी मिले तो यार उस दिन आपने ये बोला था, इसलिए मैंने सोचा आप गलत हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, फिर दोबारा मिल जाते। इसका मतलब कान के कच्चे लोगों के अंदर जिस प्रकार से विचारों के अंदर डिवाइडेशन होता है और डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसे ही अगर एक सिनेप्स की इंफॉर्मेशन को किसको नहीं जाने देंगे तो क्या ट्रेवलिंग हो पाएगी। इसलिए इन दोनों के बीच में बैरिकेड लगाना होगा, और इन दोनों को मिलाने वाला कौन है, एसिटाइल कोलिन। अगर एमएसएन पढ़ी होगी तो पता होगा, एक सिनेप्स को दूसरे सिनेप्स की इंफॉर्मेशन कौन लेके जाने देता, एसिटाइल कोलिन। इसलिए मेडिटेशन करने वालों का दिमाग बड़ा तेज होता है, संग पुष्पी पीने वालों का दिमाग बड़ा तेज होता है, सारस्वता रिश पीने वालों का, या तुम जम्मू के वासी हो, तुम्हारे यहाँ अखरोट होता है ना, उसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो,
मिट्टी का कोई कलश होगा उसमें भिगो, 2 अखरोट को भिगो और सुबह खाली पेट खाओ और 3 घंटे तक खाना मत खाओ। कितने घंटे तक? अगर दिमाग बढ़ाना ना तो 2 से 3 घंटे तक, सुबह से 7 बजे खाए तो 10 बजे तक पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। देखो आप 1 महीने 1 महीना तो बहुत ज्यादा, 7 दिन के अंदर अंदर न्यूरॉन की इंपल्स क्या होने लगती है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव होने लगती है। अब जिन लोगों का दिमाग कम काम करता है वो यही तो दिक्कत आ रही है। इसकी बेचारी की इंफॉर्मेशन जाते जाते क्या होता है, समय लगे, बोले यार याद नहीं आ रही, यार याद नहीं आ रही। मतलब एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन किसको नहीं दे पा रहा। इसलिए यहां की इंफॉर्मेशन कहां जानी जरूरी है। बोला कि किसी ने कुछ पूछा, फिर ये क्या होता है कि सुन, ये होता है। इसका मतलब उसका सिनेप्स की बहुत ज्यादा क्या करता है, और उसका एसिटाइल कोलिन भी क्या करता है, बहुत अच्छे, और आता है, जानता है, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि उसके प्रॉब्लम कहां आ रही है, उसके प्रॉब्लम यही आ रही है। इससे इस तक जाने के लिए बीच में कौन सी माध्यम, एसिटाइल। और जिनके शरीर में क्या होता है, जिनकी लाइफ में क्या है, जिनकी लाइफ में क्या है, डिप्रेशन, जिनकी लाइफ में क्या है, इंसॉम्निया, यस। उन लोगों की लाइफ में, अगर जिन लोगों की लाइफ में ये कंडीशंस बन रही है, उनके शरीर में किसका लेवल कम होता है। और जब एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा तो यहाँ की इंफॉर्मेशन कहाँ नहीं जाएगी, यहां तक नहीं जाएगी। इसका मतलब इंपल्स जनरेट होकर ही तो जाती है। इसलिए जितने भी ब्रेन टॉनिक्स आते हैं वो टोन को बढ़ाने का काम करते हैं, यहां से एसिटाइल कोलिन को बढ़ाते हैं और यहाँ वाली इंफॉर्मेशन बोलता है कि मेरा दिमाग बड़ा अच्छा रहता है आजकल, मैं शांत हूं और बड़ा मजा रहता है दिमाग में, मैं खुश हूं आजकल। इसका मतलब उसका यहां से मजा कब आता है, जब जिंदगी के अंदर क्या नहीं होता है, डिप्रेशन नहीं होता है। बोलो आज हमने 12 घंटे सो के आए फॉर एग्जाम्पल, कल जाके 2 दिन की छुट्टी रहेगी, सुबह से शाम तक सो, जब उठोगे ना तो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। बोला कि क्या मजा आया, बोलते हैं ना, बहुत गहरी नींद में जाने के बाद में भी क्या आता है, रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन का वो मजा समझते हो, प्लीजर्स कहां से आ रही है, यहां से आ रही, क्योंकि जैसे न्यूरॉन्स भी क्या कह रही है, भाई आज तुझे टाइम मिला हमारा ध्यान रखने के लिए, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ाई के चक्कर में हमें भूल ही गया था यार, तू इतना क्या बिजी था, तू सो तो लेता थोड़ी देर, तू नहीं सोएगा तो मैं मेरा लेवल क्या कर लूंगा, कम कर लो। अगर उसने कम कर लिया ना, अब तुम पूरे दिन पढ़ो, रटते रहो, लेकिन टीचर पूछेगा ना, बोल ये सर पढ़ा तो था, पता नहीं कहां गया। इसका मतलब किसका लेवल कम हो रहा है। इसलिए ये दवा के रूप में नहीं आ सकता। इसलिए सोना 6 से 8 घंटे की जो नींद निर्धारित की गई है ना, वो इसलिए निर्धारित की गई है कि एसिटाइल कोलिन क्या होता रहे। अगर ये कम हो गया ना तो सीरोटोनिन भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, फिर खुशी भी चली जाती है, एपैथी, फिर इमोशंस भी चले जाते हैं, लिम्बिक सिस्टम भी चला जाता है, तो वो चलता फिरता क्या होगा, एक आतंकवादी होगा। हाँ यही होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, फिर वो ऐसे इंसान होंगे। ठीक है, इसका वो एक हरियाणवी सॉन्ग चलता है, मैं जवानी में बड़ा भगत था लेकिन दुनिया ने मुझे क्या बना दिया, गुंडा बना दिया। क्यों? क्योंकि उसको जिंदगी में हर जगह क्या मिला होगा, धोखा मिला होगा। इसलिए सीधा सारा आदमी भी क्या बन जाता है, कई बार आतंकवादी बन जाता। उसकी गलती नहीं है, इस जमाने के लोगों ने उसे इसके लिए मजबूर किया है। और यहाँ उसकी लाइफ में ये आया और ये आया तो ये चला गया, और ये चला गया तो उसकी विचारक शक्ति भी चली। अब उसको वो जैसे माहौल में रहेगा वैसा वो इंसान बनने लग जाता है। इसलिए एसिटाइल को, अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था, MgSO4 इसलिए दिया जा रहा, अरे इंपल्स जाना अच्छी बात है, लेकिन यूं जा रही कि रुक जा, यस बहुत ज्यादा जा रही है तो वो क्या लेके आएगी, फिट्स लेगी, इसलिए वो कम आए। नॉर्मल कंडीशंस में अगर बहुत कम आ रही है, लेकिन इस केस में तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इन कंडक्शंस को कम करने के लिए तो हमें किसको रोकना होगा, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को रोकने के लिए कौन सी दवा मार्केट में अवेलेबल है, मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे ही इसका ये दोगे तो ये लेवल क्या हो जाएगा। सर ये क्या करता है, और अच्छा जवाब, मोटर एंड प्लेट्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जहां से सेंसेशन वापस लौट करके आता है ना, वो सेंसेशन क्या हो जाता है, क्या हो गया, कोई बात नहीं,
अगर मोटार एंड प्लेट्स ब्लॉक हो जाते हैं तो ये एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा, और एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होगा तो यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं, और यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं। इसका मतलब MgSO4 से हम सीजर्स वाले लेवल को क्या कर सकते हैं? याद रखिए, ये एंटी एपिलेप्टिक्स मेडिकेशन नहीं, ये सीजर्स को रोकने वाली दवा नहीं है, ये तो मोटार एंड को ब्लॉक करने की वजह से सीजर्स को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए इसमें इस कंडीशन में से ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। चले हम लोग आगे। इसलिए आज से साइंस क्या समझ में आई? किसी दवा को पीने से दिमाग बढ़ता नहीं है, वो क्या कर रहा है? केमिकल के लेवल को चेंज कर रहा है। ये जितने भी एक्सरसाइज, योगा, टीचिंग, बाबा रामदेव आज के कलयुग में, हाँ, जो रामदेव है वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, उनकी टीम पूरी 4 बजे 3 बजे उठ जाती है और वो करते हैं। उनका एसिटाइल कोलिन, उनका लेवल और उनका मेमोरी का लेवल देखो आप, बहुत अच्छा है। यस, या जितने भी योगा टीचर्स है जो मेडिटेशन करवाते हैं, अपने अपने कोचिंग्स वगैरह लगाते हैं, उन और तो कुछ ना, जो डांस क्लास चलाता है उसका दिमाग भी देखना आप, बहुत अच्छा। वो होगा कैसा भी, लेकिन उसका दिमाग क्या होगा? या जो ट्रेनर होगा जिम के अंदर ही बगल में, ये इससे पूछ लेना, जाके 5 मिनट बात कर लेना, पता लग जाएगा उसका दिमाग कैसा है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जितनी एक्टिविटी होगी, जितना स्ट्रेस कम होता जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल ठीक रहेगा। चलो मैनेजमेंट का रिससिटेशन ऑफ पेशेंट। जैसे पेशेंट आपके पास में आएगा, आप क्या करोगे? सबसे पहले उसे बचाने के लिए टू मेंटेन एयरवे क्लियरेंस, by left lateral बिल्कुल बिल्कुल, टू पेटेंट एयरवे। यस सर, पोजीशन क्यों दी जा रही है उस पेशेंट को? एस्पायरेटर। यस, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल क्या है रेशनल इसका? पोजीशन फंडामेंटल वाली इसलिए दिलवाते हैं कि पेशेंट क्या ना करे, फिर नोट करो आप लोग। पोजीशन दे दी, एयरवे को मेंटेन कर लिया, क्लियर कर दिया, आप क्या करोगे? वेरी गुड, ऑक्सीजन सप्लाई। हाँ बिल्कुल यही होगा। और टू सप्लाई गिवन एट टू 10 लीटर पर मिनट पाया। ये भी पूछा जाता है इसमें, कितना दिया जाता है? फिर क्या करोगे? पेशेंट को स्टेबल कर लिया। अब स्टेबल करने पे पेशेंट का एयरवे क्लियरेंस कर दिया, O2 ऑक्सीजन थेरेपी उसको चल रही है। अब स्टेबल होने के बाद में पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे? मेडिकेशन करेंगे।
इस केस में क्या मेडिसिन दिया जाएगा? ड्रग ऑफ चॉइस MgSO, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। सब आएगा, सब धैर्य रखे, सब मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ड्रग ऑफ चॉइस इज द MgSO4, द मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम सल्फेट कितना दिया जाएगा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए